गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा क्रेडिट रेटिंग, है ना। तो आई थिंक जहाँ तक कराया था वो क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमने टॉपिक किया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में यही बताया कि हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। उसमें देखिए सबसे पहला आता है एग्रीमेंट विद द क्लाइंट, कि जो उनका क्लाइंट है, मतलब जिनका क्रेडिट रेटिंग उनको करना है, हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनके साथ एक रिटन एग्रीमेंट करती है ना, कि क्या रूल्स क्या रेगुलेशन हैं। उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि पार्टी की क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या उनके क्या राइट्स हैं, है ना। एंड प्रपोज्ड क्या रेट है, मतलब क्या चार्जेस वो लेंगी। तो देखो क्या क्या लिखा जाता है एग्रीमेंट के अंदर। सबसे पहला राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टी, जो भी पार्टी है जो उसमें काम कर रही हैं रेटिंग में, तो उनकी क्या जो है वो राइट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। सेकेंड, फ़ी टू बी चार्ज्ड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कि कितनी चार्जेस उनसे उन्होंने लेने हैं पूरे साल में, या क्रेडिट रेटिंग का पूरा कितना चार्ज रहेगा वो भी बताया जाता है। और इस बात पर भी क्लाइंट एग्री होता है कि पीरियोडिकल रिव्यू जो किया जाएगा वो किस किस इंस्ट्रूमेंट का किया जाएगा। जैसे इक्विटी शेयर का जनरली क्रेडिट रेटिंग नहीं करवाई जाती, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, है ना। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रेटिंग कराई जा रही है। और क्लाइंट को इस बात पे भी एग्री होना होता है कि वो कॉपरेट करेंगे, है ना, कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ कॉपरेट करेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी क्लाइंट को सब कुछ डिस्क्लोज कर देगी, है ना, कि क्या रेटिंग है। मतलब ऐसे ही बिना बताए उन्होंने पब्लिश नहीं करनी होती रेटिंग, पहले वो क्लाइंट्स को बताएंगे फिर वो डिस्क्लोज करेंगे। और इसके अलावा क्लाइंट शैल एग्री टू डिस्क्लोज इन दैट ऑफर डॉक्यूमेंट, कि जो रेटिंग दी है क्लाइंट की लिस्टेड कंपनी को वो भी डिस्क्लोज करेगी, है ना, पिछले 3 सालों में। और इसके साथ साथ जो रेटिंग दी है क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ को किसी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, है ना, वो बताएगी। एंड विच हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट ने एक्सेप्ट नहीं करी तो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है ना, या फिर से जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रोड्यूस कर सकता है अपनी रेटिंग को चेंज करने के लिए। और इसके साथ साथ 2 रेटिंग, मतलब जो क्लाइंट है वो कम से कम 2 कंपनियों से रेटिंग करवाएगा, है ना। और जिसका मतलब डेट सिक्योरिटी का या बॉन्ड्स का जिसका साइज़ इक्वल हो, ताकि कंपैरिजन हो सके। तो ये कुछ एग्रीमेंट हैं क्लाइंट के साथ जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को करने होते हैं। सेकंड ऑब्लिगेशन देखिए, सेकंड ऑब्लिगेशन होता है कि हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अपने लाइफ टाइम में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी कंटिन्यूसली वो उसको चेक करेगी और उसको रेटिंग देगी, है ना, कि तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ड्यूटी बनती है। और सेकंड, जो भी रेटिंग उसने दी वो उसको डिस्क्लोज़ करेगी, है ना, रिगार्डिंग न्यू असाइंड रेटिंग, कि जब नई रेटिंग देगी तो उससे पहले वो पहले वाली भी डिस्क्लोज़ कर लेगी कि पहले उसने क्या रेटिंग दी थी वो और अब क्या रेटिंग दे रही है। लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ को जो भी उसने रेटिंग दी वो स्टॉक एक्सचेंज में भी इस बात की इंफॉर्मेशन भेजेगी टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ पर कि वो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो लिस्टेड हैं, है ना। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। उसके बाद देखिए थर्ड है डिस्क्लोज़र ऑफ रेटिंग, है ना। डिस्क्लोज़र ऑफ रेटिंग डेफिनेशन एंड रैशनेल, कि हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वो काम करेगी उसको वो पब्लिक बना देगी, शैल मेक पब्लिक। एंड डेफिनेशन ऑफ कंसर्न रेटिंग अलॉन्ग विद द सिंबल, कि उसके जो सिंबल हैं, जैसे रेटिंग देती है वो A+, है ना, या AB+, AC+, इस तरह से, तो उसका मीनिंग भी बताएगी। और इसके साथ ये बताएगी कि रेटिंग डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट रिकमेंडेशन टू बाय, कि जो रेटिंग है वो एक तरह की गारंटी नहीं है या कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यू हैव टू परचेज़, यू हैव टू होल्ड और यू हैव टू सेल द सिक्योरिटी, है ना। ये जस्ट उनकी ओपिनियन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की। तो जो इन्वेस्टर्स है उसको अपने दिमाग से काम लेना होता है, उसको खुद डिसीजन लेना होता है कि व्हाट टू डू, क्योंकि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि उनकी रिकमेंडेशन के बेस पर उसने सिक्योरिटीज़ परचेज़ की थी। और सेकंड पॉइंट इसने बताया कि एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल मेक अवेलेबल टू जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द रेशनल ऑफ द रेटिंग, है ना, कि जो भी रेटिंग करी है वो पब्लिक को बताएगी, कि जो भी फेवरेबल असेसमेंट उसने किया है एज वेल एज जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रिस्क को, वो सारी इन्फॉर्मेशन
वो पब्लिक के साथ शेयर करेगी। तो ये सेकंड पॉइंट था हमारा डिस्क्लोज़र का, थर्ड पॉइंट सॉरी। उसके बाद देखिए सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द बोर्ड, कि जो सेबी है वो सारी इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट रेटिंग की है वो सारी इंफॉर्मेशन वो बोर्ड के साथ भी शेयर करेगा, और बोर्ड को वो सारी चीज़ें बताएंगी कि इस साल इस कंपनी की उन्होंने क्रेडिट रेटिंग की है और उसका क्या रिज़ल्ट रहा। तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो बोर्ड के पास एक रिपोर्ट बनाकर उनके पास भेजेगी। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद सर्कुलर इशूड बाय बोर्ड। अगर बोर्ड ने कोई इसके रिगार्डिंग कोई जो है वो रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है, कोई सर्कुलर इशू किया है, तो वो उसको फॉलो करेगी, है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स, कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वो अपनी बुक्स को भी मेंटेन करेगी, और 5 साल तक जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो 5 साल तक अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगी कि किसी भी टाइम उसको चेक किया जा सकता है। तो उसमें उनकी बैलेंस शीट की कॉपी है, P&L अकाउंट है, या जो एग्रीमेंट हुआ क्लाइंट के साथ, जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई की गई बाय द ईच ऑफ द क्लाइंट, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है ना, या रेटिंग जो दी गई डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को, तो वो सारे जो डिसीज़न हैं या जो रेटिंग नोट्स तैयार किए गए, लेटर असाइनिंग रेटिंग या फ़ीस जितनी चार्ज की गई, वो सारी रिपोर्ट वो 5 साल तक संभाल कर रखेंगी। और हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ये भी पता होना चाहिए कि क्या डिस्क्लोज़ करना है और क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं। तो अगर कंपनी कोई बात उनको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहती है तो वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेगी, है ना। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज़ नहीं करनी होती है ना और परमिटेड बाय लॉ है, उसको वो कॉन्फिडेंशियल भी रख सकती है। तो ये था कुछ हमारा कि जो कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटी है। उसके बाद देखिए रेटिंग प्रोसेस, कि स्पेसिफाइंग रेटिंग प्रोसेस। हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो स्पेसिफाई करेगी कि वो क्रेडिट रेटिंग कैसे करेगी, क्या प्रोसीजर होगा, और फाइल ए कॉपी ऑफ द सेम विद द बोर्ड के पास रिकॉर्ड के लिए वो कॉपी भी भेजेगी, है ना। तो एक प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस को वो फॉलो करेगी, और जो भी फॉलो करेगी वो प्रोफेशनल रेटिंग होगी, जिसमें मेंबर्स कितने होंगे, वो सारे मेंबर्स क्वालिफाइड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, है ना, इन चीज़ों का वो ध्यान में रखेगी। और इसके साथ साथ जितने भी रेटिंग डिसीज़न होंगे, इंक्लूडिंग डिसीज़न रिगार्डिंग चेंजेस इन रेटिंग, कि अगर सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि उनको रेटिंग चेंज करनी पड़ती है तो उनको भी वो संभाल कर रखेगी और बोर्ड के पास सबमिट करवाएगी। और इसी तरह से जैसे बताया कि बोर्ड को इन्फॉर्म करेगी अगर कोई चेंज हुआ, कोई न्यू रेटिंग दी गई या कोई न्यू रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी नए इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग दी गई तो वो भी इन्फॉर्म करेगी। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल नॉट रेट सिक्योरिटीज़ इशूड बाय इट, कि जो सिक्योरिटी उसने इशू की वो उसको जो है वो रेट नहीं करेगी, जो भी न्यू सिक्योरिटीज़ हैं, जो अभी जो है मतलब नई इशू की गई हैं। और इट शैल डिस्क्लोज द रेटिंग असाइन टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, है ना, कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज में भी इसकी इंफॉर्मेशन देगी। और इसके अलावा काफ़ी केयरफुली काम करेगी हर सिक्योरिटी के साथ, जिस भी सिक्योरिटी की रेटिंग करती है उसकी बात काफ़ी सावधानी से उसकी रेटिंग करेगी ताकि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटीज़ इशूड बाय प्रमोटर्स, कि अगर प्रमोटर्स ने कोई सिक्योरिटी इशू की है तो नो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल रेट अ सिक्योरिटी इशूड बाय इट्स प्रमोटर्स, है ना, कि अगर प्रमोटर ने इशू किए हैं, क्योंकि अगर कंपनी ने इशू किए हैं तो वो रेटिंग कर सकती है, लेकिन अगर प्रमोटर ने इशू किए हैं तो फिर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस तरह की सिक्योरिटी को इशू नहीं कर सकती, रेटिंग नहीं कर सकती। उसके बाद देखिए सिक्योरिटीज़ इशूड बाय सर्टेन एंटिटीज़ कनेक्टेड विद प्रमोटर, जो प्रमोटर के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को भी वो रेटिंग नहीं करेगी, है ना। नो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल रेट अ सिक्योरिटी इशूड बाय एंटिटी विच इज़ अ बोरोअर ऑफ इट्स प्रमोटर, जो उसके प्रमोटर का बोरोअर हो, कोई सब्सिडरी हो उसके प्रमोटर की, या कोई एसोसिएट हो उसके प्रमोटर का। मतलब किसी भी तरह से कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ जिसकी क्रेडिट रेटिंग वो करने जा रही है ना। अगर उनके कॉमन चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, या कॉमन एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, या कॉमन चेयरमैन डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं रेटिंग कमेटी के साथ, तो फिर जो है वो ऐसी कंपनी इनकी क्रेडिट रेटिंग नहीं कर सकती। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविज़न रिलेटिंग टू इशू,
या प्रोविज़न रिलेटिंग टू रेटिंग, कि रेटिंग से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, क्या रूल्स हैं जिनको कि ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जैसे बताया कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर हैं या बॉन्ड्स हैं, है ना, जो पब्लिक से हम लोन ले रहे हैं, कंपनी लोन ले रही है, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग कंपलसरी है। कंपनीज़ के लिए कंपलसरी कर दी गई है कि जो चाहे वो फुल्ली पेड अप डिबेंचर हों या पार्टली पेड अप डिबेंचर हों या कन्वर्टिबल डिबेंचर हों या रोल ओवर डिबेंचर हों, रोल ओवर भी हमारे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग करवाई जानी बहुत मतलब कंपलसरी है। ये सेबी ने ही कंपलसरी की हुई है। और आफ्टर 15 मार्च 2001 one can issue investment grade security through an issue of more than 100 crore to the public फ्रॉम 2 रेटिंग एजेंसी, कि अगर 100 करोड़ से ज़्यादा की सिक्योरिटी इशू की गई हैं तो फिर 2 रेटिंग एजेंसी से उनको अपनी रेटिंग करानी होगी। इसके अलावा प्रमोटर विल हैव टू ब्रिंग इन 200 इक्विटी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर विच डेट्स आर टू बी रेज्ड। अगर डिबेंचर इशू करने हैं तो इनकी जो नेटवर्थ है वो इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे बताया कि डिबेंचर्स के लिए और ये जो प्लांटेशन कंपनीज़ हैं उनके लिए और एनिमल रियरिंग फार्म्स हैं इनके लिए जो क्रेडिट रेटिंग है वो कंपलसरी कर दी गई है। तो इसका निचोड़ यही है कि कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है, जो बॉन्ड्स इशू करती है ना, उनके लिए जो क्रेडिट रेटिंग है वो मैंडेटरी है, वो सबके लिए करवाना बहुत ज़रूरी है। और एक प्लांटेशन और एनिमल रियरिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए सेकंड आता है फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर, कि अगर कंपनी ने कोई पब्लिक शेयर जो है वो शेयर्स इशू किए हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है। शेयर्स के लिए रेटिंग करवाना मैंडेटरी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, अभी देखो क्या ग्राउंड दे रखे हैं। सबसे पहला, रेटिंग ऑफ इक्विटी शेयर डू नॉट एग्जिस्ट इन डेवलप्ड कंट्री, कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी शेयर्स की रेटिंग नहीं कराई जाती। सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में जो रिस्क का मैग्नीट्यूड है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता कि वो कितना है। मतलब वो ये मानकर चलते हैं कि जो इक्विटी शेयर परचेज़ करते हैं वो रिस्क बेयर करने के लिए ही परचेज़ करते हैं, इसलिए उनकी रेटिंग नहीं कराई जाती, है ना। और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि इक्विटी शेयर की भी रेटिंग को ऑफ़र करती हैं बट कंपलसरी नहीं है ना। तो कंपलसरी रेटिंग इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, क्योंकि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग डिबेंचर्स के लिए तो मस्ट है, डिबेंचर्स के लिए तो कंपनी को करवानी पड़ती है, बट इक्विटीज़ के लिए उनको नहीं करानी होती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा दिया इसने टॉपिक, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी, कि सेबी जब चाहे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बुक्स को, उनके काम को चेक कर सकती है ना। तो द बोर्ड में अपॉइंट 1 और मोर पर्सन एज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर टू अंडरटेक इंस्पेक्शन, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, है ना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है कि टू एसरटेन कि सारे प्रोविजंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कोड ऑफ कंडक्ट जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है सेबी ने उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, या अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है इन्वेस्टर से, है ना, तो कंप्लेंट की वजह से भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। और इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी मार्केट में ये देखना कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, है ना। और जो बोर्ड है शेल गिव नॉट लेस देन 10 डेज़, 10 दिन का कम से कम वो नोटिस देंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कि उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाना है ना। तो सेबी जब चाहे इनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और ये देख सकता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो सही काम कर रही है या नहीं। उसके बाद देखिए इसके रिगार्डिंग क्या ऑब्लिगेशन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, क्या ड्यूटी है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की ये ड्यूटी है कि जब इनका इन्वेस्टिगेशन होता है तो जब भी इंस्पेक्शन ऑफिसर इनसे डिमांड करता है डॉक्यूमेंट्स की, तो किसी भी टाइम जब डिमांड की जाती है तो इनको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे, है ना, ये रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो अलाउ द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर टू हैव रीजनेबल एक्सेस, कि जो डॉक्यूमेंट वो देखना चाहे वो देख सकता है। एक्सटेंड टू द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, है ना, कि कंप्यूटर डाटा देखने के लिए या बुक्स और फाइल्स चेक करने के लिए वो उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। और एक रिपोर्ट, जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है फिर वो बोर्ड के पास एक रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेगा जब उनका ऑडिट कह सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये बोर्ड है वो फिर कम्युनिकेट कर सकता है इंस्पेक्शन ऑफिसर की जो भी फाइंडिंग है वो किसके सामने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के सामने। अगर वो नेगेटिव हैं तो फिर सुनवाई भी हो सकती है कि इनको अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा जाए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को।
अब देखिए, अगर ये कोई गलती करते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कोई डिफ़ॉल्ट करती है तो उसके लिए क्या इनको पनिशमेंट मिल सकती है। लायबिलिटी फॉर एक्शन इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, सबसे पहला, फेल्स टू कंप्लाई विद कंडीशन सब्जेक्ट टू विच ए सर्टिफिकेट हैज़ बीन ग्रांटेड, कि अगर वो फेल करते हैं तो इनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट था वो कैंसिल हो सकता है। और अगर इन्होंने किसी प्रोविज़न को तोड़ा है, कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविज़न ऑफ एक्ट रेगुलेशन, तो सस्पेंशन भी हो सकता है और कैंसिलेशन भी हो सकता है सर्टिफिकेट का, है ना। तो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये कब होगा, जब ये कोई ऐसा काम करेंगे जो उनको नहीं करना चाहिए था, कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ेंगे, तो फिर ये पेनल्टी के तौर पर सस्पेंशन हो सकता है। और जैसे बताया कि कैंसिलेशन भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कोई फ्रॉड किया हो, कोई रिपीटेड मिस्टेक की हो, है ना, या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई हो और उसके बाद भी काम कर रही है ना। तो इस तरह के अगर इन्होंने कोई काम किया है तो इनको दो ही तरह की पनिशमेंट दी जा सकती है, कि इनका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड कर दिया जाए या इनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाए। अब देखिए, छोटा सा टॉपिक आता है कि क्रेडिट रेटिंग के क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहला, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है, उनको ये पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन वो कैसी है, तो फैक्चुअल पोजीशन इनको पता चल जाती है और वो डिसीज़न ले सकते हैं वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, है ना, कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रिस्की है या नहीं। और इस तरह से ये एनकरेज करता है कॉमन मैन को टू अर्न गुड रिटर्न्स, कि अच्छे रिटर्न्स लेने के लिए। इसी तरह से जो कॉर्पोरेट बोरोवर्स हैं, है ना, वो भी इस क्रेडिट रेटिंग को यूज़ कर सकते हैं एक मार्केटिंग टूल के तौर पर। और जो कंपनीज़ अच्छी रेटिंग ले रही हैं वो अपने फ़ंड्स को रेज़ कर सकती हैं। कंपनी के लिए भी बेनिफिट है कि वो अपने शेयर्स वगैरह इशू कर सकती हैं। और इसी तरह से जो अच्छी रेटिंग है कंपनीज़ की, वो कैपिटल मार्केट में भी कॉन्फिडेंटली काम कर सकती हैं, है ना, और डिसिप्लिन भी मेंटेन कर सकती हैं कॉर्पोरेट बोरोवर्स के साथ अपना। और गवर्नमेंट के साथ, कि जो गवर्नमेंट है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करती है इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी सेफ़ रहते हैं इसमें, और पब्लिक पॉलिसी गाइडलाइंस को भी फॉर्मुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है, बोरोवर्स को भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट सेक्टर को भी बेनिफिट है अगर क्रेडिट रेटिंग कराई जाती है। आप देखिए, बात करें अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले 4 हैं जनरली। इसके अलावा जो कई प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज़ भी हैं। अब देखिए, सबसे पहली एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 1987 में हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड इन 1987, जिसका नाम है क्रिसिल, है ना। इट वाज सेटअप इन जनवरी 1988, कि जनवरी 1988 में ये सेट हुई थी जॉइंटली बाय ICICI, UTI एंड LIC, GIC एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एज द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया। अब ये जो क्रिसिल है वो ही इंडिया में एक ऐसी एजेंसी है जो कि डिफरेंट सेक्टरल स्पेशलाइजेशन पर काम कर रही है, और इसके अलावा जो एनालिसिस है वो काफ़ी स्ट्रांगली कर रही है, और प्रोसेस को, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग का प्रोसेस है उसको काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर रही है ना। तो इसको जो है वो, जो भी इनकी ओपिनियंस होती हैं, जो भी इनके गाइडलाइंस होती हैं, उसको वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है जो डिबेंचर्स हैं, है ना, डिबेंचर्स को प्रोटेक्ट करना, कि डिबेंचर्स को यही बताना कि कौन सी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, या जो जितने भी लेंडर्स हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हैं, शॉर्ट टर्म बोरोवर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, है ना। तो इस तरह के जो रिक्वेस्ट है, उनसे रिक्वेस्ट जब मिलती है क्रेडिट रेटिंग के लिए, तो उनको रेट देना और उनकी हेल्प करना, ताकि वो डिसीज़न ले सकें कि उनको या इस कंपनी में इन्वेस्ट भी करना है या नहीं, है ना। तो कंपनी भी हेल्प करते हैं, ये कंपनी कॉन्फिडेंटली काम कर पाती है। और जैसे बताया, मैंडेटरी है डेट्स का रेटिंग कराना, और इन्वेस्टर्स को भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो देखिए, जैसे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रिसिल रेटिंग एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लैंडर्स हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, वो चाहते हैं कि रेटिंग कराई जाए, ताकि उनको ये पता चले कि उनकी जो मनी है वो कहाँ यूज़ हो रही है ना, जो डेट्स में, बॉन्ड्स में और फिक्स डिपॉजिट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पर जो भी डिसीज़न लिए जा रहे हैं वो डिसीज़न को देखकर इसकी रेटिंग की जाए, बट उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो इसके जो रिवीज़न है उसके ऊपर भी नज़र रखें, क्योंकि रिवीज़न के बाद रेटिंग अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब देखिए, जो रेटिंग दी जाती है वो AAA भी हो सकती है। AAA बहुत अच्छी मानी जाती है,
है ना। ट्रिपल ए का मीन्स होता है हाईएस्ट सेफ्टी। डबल ए भी हो सकती है, डबल ए का मतलब हाई सेफ्टी, सिंगल ए एडिक्वेट सेफ्टी, ट्रिपल बी मॉडरेट सेफ्टी, डबल बी इनएडिक्वेट सेफ्टी, बी सी एंड डी ये हाई रिस्क वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं, है ना। तो अगर एफ बी एफ सी, एफ यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट को इन्होंने एफ का नाम दिया है ना। तो एफ बी एफ सी और एफ डी ये इनएडिक्वेट है, इसमें हाई रिस्क है। और अगर एफ ए की बात करें तो वो प्रॉपर एफ ए या एफ डबल ए या एफ ट्रिपल ए ये हाईएस्ट सेफ्टी, हाई सेफ्टी और एडिक्वेट सेफ्टी वाले सिक्योरिटीज़ हैं। अब देखो आईपीओ को भी ग्रेडिंग करती है क्रिसिल, है ना। 5/5, 4/5, 3/5 और ऑब्वियसली 5/5 का मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 4/5 का मतलब अबव एवरेज हैं, 3/5 का मतलब एवरेज हैं, 2/5 का मतलब बिलो एवरेज और 1/5 का मतलब पुअर फंडामेंटल। इट मीन्स अगर किसी भी कंपनी की जो रेटिंग है वो 1/5 है तो कोई भी इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। अब देखिए कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं क्रिसिल के बारे में कि 1987 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, 87-88 में कमेंसमेंट हुई रेटिंग की, 88-89 में इसने पब्लिश किया क्रिसिल ने IDBI बॉन्ड यील्ड टेबल, है ना। 89-90 में स्टार्ट क्रिसिल क्रेडिट असेसमेंट सर्विस फॉर बैंक। 1991 में क्या हुआ, हर ईयर की ये जो है आपको एक्टिविटीज़ इन्होंने दी हुई हैं, तो इसको आप पढ़ लेना। और ये आपका फर्स्ट जो हमारी रेटिंग एजेंसीज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई हैं, है ना। तो ये इसको पढ़ना और उसके बाद फिर हम कर लेंगे नेक्स्ट वन जो सेकंड है इकरा, है ना। क्रिसिल है, केयर है, इकरा है और फिच, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है।